हेलो फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो अपने पास आया था E बराबर KQ/R², ये अपन ने लास्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, इसकी जगह बल लगा सकते हो आप, है ना। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। क्या होती हैं ये, तो आप देखो। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा काल्पनिक सतत वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। समझ में आपके अभी नहीं आया होगा, इसका मीनिंग समझना आप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं ऐसा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब दिखाई नहीं देता, केवल कल्पना कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो काल्पनिक सतत, सतत मतलब लगातार, बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और वक्र, वक्र का मतलब समझते हो? वक्र क्या होता है? कोई भी लकीटा जो आप करते हो वो क्या कहलाता है? वक्र। एक छोटा बच्चा जब पढ़ना सीखता है जो भी लिखता है वो क्या कहलाता है? वक्र, देसी भाषा में, ठीक है। समझ आया? तो देखो डेफिनेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि ये रेखाएं ऐसा काल्पनिक सतत वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर, इनके किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है। तो इनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पास आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण अपन डेफिनेशन से लेते हैं। पहला गुण क्या है कि ये रेखाएं काल्पनिक सतत बंद वक्र होती हैं। दूसरा गुण क्या है? इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा गुण क्या होगा आपका? तीसरा गुण होगा कि ये रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। आपके पास दो आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो ये रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर और ऋणावेश पर खत्म होती है, ठीक है। मतलब धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे खत्म होती है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत? अगला गुण आपके पास आएगा, अगर एकल धनावेश है, अकेला धनावेश है, आसपास कोई ऋणावेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी? इस धनावेश से बाहर की ओर, इस धनावेश से दूर बाहर की ओर। और अगर अकेला ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी? ऋणावेश के अंदर की ओर। तो इससे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा भी याद रख सकते हो। अगर एकल धनावेश है, अकेला धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनावेश से दूर। और अकेला ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऋणावेश की ओर। बोलो, होगी या नहीं? अगला गुण देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ऐसे बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब क्या होता है? जिस बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होगी उसी बिंदु पे आके समाप्त हो जाए तो ये बनता है बंद वक्र। यहां देखें आप, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे खत्म हो जाती है। क्या ये यहां आई वापस धनावेश पे? नहीं आई, है ना। तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे खत्म हो जाती है। अगला गुण, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि आप देखें, मान लें ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर, इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। क्या एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो सकती हैं? असंभव है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी एक बिंदु पर, एक जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। तो ये चीज़ असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगला गुण देखो, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से हैं, यूं ऐसे, इस तरीके से, और एक आपके पास इस तरीके से, ये समांतर है, ये असमांतर है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होंगी, इसको अपन बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होंगी तो इसको अपन बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। क्यों बोलेंगे? देखें आप, यहां पे दो बिंदु ले लें, एक यहां ले लें बिंदु ए और एक यहां ले लें बिंदु बी। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होगी, बिंदु बी पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। यहां आप देख पा रहे हो, यहां पे एक बिंदु ले लें ए और यहां ले लेते हैं अपन बिंदु बी। तो ये मान लो किसी धनावेश से प्रारंभ हो रही है। तो अगर कोई अन्य आवेश यहां रखा जाए, तो ए बिंदु पे रखें तो धनावेश इसको जल्दी से आकर्षित करेगा, तेजी से, प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। और बी बिंदु पर रखें तो अगर ऋणावेश रखेंगे तो आकर्षित करेगा और धनावेश रखेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ धनावेश रखा तो ये वाला आवेश प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करेगा, और अगर बी बिंदु पर रखें तो ये वाला धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन बल का परिमाण इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई। बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब बिंदु ए पर प्रभाव ज़्यादा होगा बल का और विद्युत क्षेत्र का, और बिंदु बी पर प्रभाव कम होगा। मतलब बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो ये असमान विद्युत क्षेत्र। जबकि इसमें क्या होगा, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र। तो इससे एक चीज और पता लगती है क्या, कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां ये दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होगी या नहीं। तो ये था आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको समझें आप। यह आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताओ। दो आवेश हैं जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी, इस अल्प दूरी को अपन व्यक्त करेंगे 2a से, है ना। क्यों व्यक्त करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड डेरिवेशन जब करेंगे तो इस दूरी का बार बार हमें आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो 2a से व्यक्त करेंगे तो आधा करेंगे तो a हो जाएगा, इसलिए तो आसान रहेगा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये दो आवेश जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर उपस्थित हैं, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या कहलाती है बताओ, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये समझना है। तो देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण
परिमाण लेना है, प्रकृति नहीं लेनी है प्लस माइनस, केवल परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, P से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि है। 2a को सदिश नापा जाता है, यहाँ से यहाँ तक निश्चित दिशा में नापते हैं, तो 2a दूरी है या विस्थापन बोले सदिश है, और ये जो है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी कैसी राशि हो जाएगी, फिर सदिश राशि हो जाएगी। बोलो हो जाएगी? हाँ, तो ये अपने पास आया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अभी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, पहली चीज़ तो अपन क्या ध्यान रखनी है, सदिश राशि है द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा इसका, आवेश का मात्रक कूलाम, 2a क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तीसरी अगर बात करें विमा, तो विमा आप बना सकते हो, बाकी इसकी विमा कोई पूछता नहीं है। इसकी विमा होती है T1A1 और ये दूरी है, दूरी की विमा L1, तो M0 L1 T1 A1। ठीक, अब बात करें दिशा। दिशा क्या होगी, तो दिशा के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि P की दिशा जो होती है वो सदैव -q से +q की ओर होती है, -q से +q की ओर, -q से +q की ओर ऐसे होती है। ठीक है, तो दिशा सदैव -q से +q की ओर होती है ना। ये जो दूरी है ऐसे नापी जाती है और विस्थापन के अनुसार ली जाती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव -q से +q की ओर होती है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो आगे अपने पास दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखें आप, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से व्यक्त करेंगे। E कैसे ज्ञात करेंगे ये समझना अब आपको। ठीक है, तो देखें आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अपन मैं डायग्राम बनाता हूँ। आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये दो आवेश लिए, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत। इनके बीच की दूरी को 2a से व्यक्त करेंगे। मान ले बिंदु A है, ये बिंदु है B, और इनका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु को नाम दे दिया O। तो आपको पता है ये दूरी हो जाएगी A, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ, A। ठीक है, अब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इसका अक्ष कौन सा होगा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस विद्युत द्विध्रुव से गुजरती है, वो क्या कहलाएगी बताओ, अक्ष। ऐसे तो ये पूरी रेखा अक्ष होगी। तो अक्ष पे कोई बिंदु मान ले, तो मान ले इसके मध्य बिंदु से आगे बढ़ते हैं, इधर ये अक्ष हो गया। तो मान लें कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है, ये आपको देखना ध्यान से। तो कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो पहले अपन लेंगे, पहले आपको ये छोटा सा टॉपिक समझना है जो कल की वीडियो में आपको बताया था। लास्ट क्या बताया था कि कोई एकल आवेश है, धनावेश Q, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। तो इस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P, एकल धनावेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला आया था KQ/r², कल बताया था ये। यही यहाँ पे अपन को यूज लेना है। तो शुरू करें।
पहले अपन लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, ये A बिंदु पर रखा हुआ है तो EA लिख दें। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A बिंदु पर रखे आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। एक आवेश के कारण इतनी दूरी पर रखे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला होगा K आवेश कितना हो जाएगा Q, है ना, और नीचे दूरी यहाँ से और बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी AP, तो दूरी हो गई AP का स्क्वायर, हुआ है। अब विशेष ध्यान रखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे चिन्ह नहीं लेंगे अपन, क्योंकि जब अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे तो अपन केवल परिमाण लेकर हल करते हैं, और ये प्लस और माइनस के चिन्ह ये किसको बताते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण को बताते हैं, मतलब बल की दिशा को व्यक्त करते हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। तो दिशा बाद में ज्ञात कर लेंगे अपन, पहले केवल परिमाण ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सदिश राशियों के साथ, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, तो जब भी सदिश राशियों के साथ आप गणनाएं करेंगे तो कभी भी दिशा साथ में लेके ना चलो, पहले परिमाण हल कर लो, उसके बाद दिशा अपन बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊँ कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिमाण लेंगे तो चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि इस चिन्ह से अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप केवल परिमाण लिया तो फॉर्मूला लगाया KQ/R², एक आवेश के कारण इतनी दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, मतलब A बिंदु पर रखे आवेश के कारण, तो कितनी आई KQ, और दूरी कितनी हो गई AP का स्क्वायर। अब देखो आप, KQ ऐसे ही रहेगा और दूरी AP कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A स्मॉल a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, दोनों को जोड़ दें तो कुल दूरी हो जाएगी R+A। दूरी AP किसके बराबर आ गई, R+A। यह आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K आवेश कौन सा है Q, और दूरी कितनी लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब BP²। अब ये दूरी कितनी होगी, KQ तो ऐसे ही रहेगा, BP कैसे ज्ञात करें, ये दूरी ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करें, ये दूरी कितनी है R, और ये दूरी कितनी है A, R में से A घटा दें तो ये कितना बचेगा R-A, R में से A घटा दें तो ये कितना बचेगा R-A, तो R-A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। अब बात करते हैं दिशा की, ये परिमाण ज्ञात किया, दिशा की बात करें तो मैंने आपको बताया था, विशेष रूप से ध्यान करो, धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर, और ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ऋणावेश की ओर, ये याद रखना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, ये वाली EA की, तो ये कौन से आवेश के कारण थी, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो दिशा क्या होगी, ऋणावेश की ओर, ये ऋणावेश है तो ऋणावेश की ओर, तो मतलब इस दिशा में आएगा ये वाला विद्युत क्षेत्र EA, बोलो आएगा या नहीं। और EB की बात करें, EB तो ये प्लस क्यू के कारण है, तो ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर आएगी बताओ, धनावेश से बाहर की ओर, बिंदु P पर दिशा ज्ञात करनी है और धनावेश के कारण करनी है, तो धनावेश से बाहर की ओर, तो धनावेश से बाहर की ओर मतलब EB आ गई। तो माइनस क्यू के कारण दिशा पता लग गई, प्लस क्यू के कारण दिशा पता लग गई। अब इस बिंदु P पर निकालते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, दो विद्युत क्षेत्र हैं तो दोनों का परिणामी मतलब कुल निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि से परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो तरीका याद रखना आपको। ये दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। समान दिशा में हो तो जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में हो तो घटाते हैं, और किसी कोण पर हो तो समांतर चतुर्भुज नियम लगाते हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में घटाएंगे। अब बात आती है बड़े में छोटा घटाना, तो कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ देखो, आप देखो दोनों जगह अंश समान है, KQ। हर की बात करें, हर, तो हर में ये R+ है, ये R- है, तो R में से ये घटाएं तो ये राशि कम रह जाएगी, ये कम, और R में ये जोड़ें तो ये राशि हो जाएगी ज़्यादा। अब देखो KQ में कम का भाग लगाएंगे तो मिलेगा ज़्यादा, और KQ में ज़्यादा का भाग लगाएंगे तो मिलेगा कम, तो इनको मिटा दूँ अब मैं। अब देख रहे हो आप,
ई बी का मान ज़्यादा होगा, ई ए का मान कम होगा। तो जब दोनों को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ज़्यादा में से कम। तो ई बी का मान ज़्यादा है, ई ए का मान कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब ई बी माइनस ई ए। अगर दोनों घटा दें तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पता लग गया। बिंदु P पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। और इसकी दिशा किधर होगी बताओ। तो आपको ये याद रखना है कि जो ज़्यादा होगा, जो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी उसी दिशा में हो। तो बताओ कौन सा वाला ज़्यादा है, ई बी ज़्यादा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बताओ, इधर। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव बाहर उधर होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब निकालो आप परिणामी कैसे ज्ञात करें, दोनों के मान रख दें यहाँ से। तो E बराबर ई बी का मान रखो ये, और ये का मान रखो ये, दोनों को घटाओ तो कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू कॉमन। तो के क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू कॉमन ले लिया अपन ने। अब इसको हल करें आप, कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके, लघुत्तम लेके। तो लघुत्तम लेके आप हल करो तो याद आएगा E बराबर के क्यू, लघुत्तम क्या आएगा बताओ इसका, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका भाग लगाएंगे यहाँ पे तो याद आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका भाग लगाएंगे तो याद आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, अच्छे समझ आए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने जा रहे हैं अपन बिंदु P पर। कैसे ज्ञात करेंगे अब देखो आगे। तो आगे यदि आप समझें तो आगे देखो, E बराबर, अब होल स्क्वायर खोलो, के क्यू, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस से गुणा करें तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2ab मतलब 2ra, फिर माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 2ra, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab, आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 2ra, बीच में माइनस का चिन्ह, और यहाँ बचेगा माइनस 2ra। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है अलग अलग, तो इसको एक साथ भी लगा सकते हैं, पढ़ा आपने 9th क्लास में मैथ्स में। के क्यू, अब देखो ये प्लस हो गया, 2ra 4ra, नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, ये लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लगा हुआ है बाहर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, के क्यू, देखना आप, के क्यू गुणा ये 4ra को ऐसे लिखेंगे 2a गुणा 2r, आप चेक करो 2a गुणा 2r करें तो क्या आएगा 4ra, नीचे वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये है ना, ये आपने कहीं पढ़ा है, q इंटू 2a आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा है आपने। तो q इंटू 2a को क्या बोलते हैं अपन बताओ, p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह अपन p लिख देंगे, के पी गुणा 2r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके आ गया, आपके पास आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गई, आई या नहीं। लेकिन मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में क्या बताया था, परिभाषा में बताया था कि ये जो दोनों आवेश हैं वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर। तो अगर ये अत्यल्प दूरी पर स्थित है तो 2a का मान बहुत कम होना चाहिए, तो a तो इसका भी आधा है तो इसका मान और भी कम होगा, तो मतलब a क्या है, बहुत कम है। तो अपन ऐसे ले सकते हैं कि मान लें r का मान बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में बताओ, a की तुलना में, r का मान बहुत ज़्यादा है a की तुलना में, तो a को r की तुलना में नगण्य कर दें, तो इसको नगण्य कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, E बराबर के पी गुणा 2r
ए हो गया नगण्य, तो ए स्क्वायर भी नगण्य, ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आर की घात 4, ये आर से आर कैंसिल, तो आपके पास आ गया ई बराबर के पी बटे 2kp, 2 से इधर गुणा कर दिया, एक आर कैंसिल, 2kp बटे आर क्यूब। तो ये आपके पास आया। अगर ए बहुत छोटा आर की तुलना में, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 2kp अपॉन आर क्यूब। और आपसे पूछे इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा किधर होगी बताओ, अभी बताया था ई बी का मान बड़ा है, तो दिशा ये वाली होगी। ये वाली मतलब अगर इसको मूल बिंदु मान ले तो ये कौन सी दिशा है, आर की दिशा, आर इधर ही तो लिया था, मध्य बिंदु को मूल बिंदु पर स्थित मान लें तो आर यूं ही तो लिया था, तो आर की दिशा में होगा ये। और अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो परिमाण है, ये तो परिमाण आया, तो जैसे अपन सदिश रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वेक्टर ई बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, ये तो परिमाण है। और दिशा कैसे लिखें, दिशा आर की दिशा में, तो दिशा कौन व्यक्त करता है, एकांक सदिश, तो आर की दिशा में एकांक सदिश लगा देंगे आर कैप, आर की दिशा में एकांक सदिश लगा देंगे आर कैप। तो आर कैप क्या बताता है कि ये आर की दिशा में होगा, इधर होगा, यानी एकांक सदिश दिशा को व्यक्त करता है। तो सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और केवल परिमाण लिखें तो परिमाण ऐसे लिख सकते हैं। और ये आ गया अक्ष पर, किस पे आया, अक्ष पर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कई बार, ये आता है लगभग 3 नंबर के आसपास आता है ना, 3 मार्क्स में आता है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में देखते हैं।